व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की से होती है जो सोचती है कि धूप की वजह से आज का दिन बाहर जाने के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ही वो एक पेंटिंग के आगे खड़ी होकर कहती है, मुझे इंसानों के दरमियान रहते हुए 500 साल हो गए हैं। ये लड़की, जिसका नाम रैन है, ये एक मॉडर्न वैम्पायर है और उसे मेकअप बहुत पसंद है। फीमेल किसी भी मखलूक की हो, मेकअप से प्यार तो उसकी नीचे में है ना। रैन 500 साल से इस दुनिया में है और वो इंसानों के बारे में अच्छे से जानती है। इससे उसे पता है कि धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाना है। वैम्पायर धूप में बाहर नहीं निकल सकते वरना उनकी स्किन जलने लगती है। इससे वो सनस्क्रीन लगाकर खुद को अच्छे से कवर करके बाहर जाती है। रैन ने घर में एक सीक्रेट रूम बनाया हुआ है जहाँ वो अपनी ब्लड बॉटल और सनस्क्रीन का स्टॉक रखती है। नेक्स्ट रैन एक बचर शॉप पर जाती है जहाँ की ओनर उसका काफी ख्याल रखती है क्योंकि वो जानती थी कि रैन ब्लड शॉक से पीती है, तो वो उसके लिए स्पेशली ब्लड बचा के रखती है। हम जैसा कोई हो तो ऐसे इंसान का ख्याल रखने के बजाय डर के मारे वो जगह ही छोड़ दे कि कहीं ये बंदी मेरा खून ही ना पी जाए। एक्चुअली शॉप ओनर उसके वैम्पायर होने के बारे में नहीं जानती, इससे वो ब्लड ड्रिंकिंग को रैन का एक शौक समझती है। वो उसके लिए ब्लड पुडिंग निकालती है जो एनिमल्स की थी, क्योंकि रैन एक मॉडर्न वैम्पायर है तो वो इंसानों का खून नहीं पीती। ओनर रैन से कहती है, तुम पीली हो रही हो, इससे अपना ख्याल रखो। इसके साथ ही वो रैन को गोश्त भी पैक कर देती है। रैन का मेकअप और ड्रेसिंग देखकर उसके जाने के बाद शॉप पर बाकी कस्टमर्स ओनर से पूछते हैं, ये कोई सेलिब्रिटी है? तो वो कहती है, नहीं, ये मेरी एक रेगुलर कस्टमर है। रैन घर आकर ब्लड को अच्छे से ग्राइंड करके पीती है और गोश्त बिल्ली को खिला देती है। हम जानते हैं रैन को एक ही काम आता है, यानी मेकअप, इसीलिए रैन ने इसी शौक को पूरा करने के लिए सैलून खोला हुआ है कि शौक भी पूरा होगा और पैसा भी आता रहेगा। कोई भी कस्टमर ना आने की वजह से उसका कारोबार ठप ही रहता है और वो बेचारी एक गरीब वैम्पायर होती है। बेचारे अपने सैलून का रेंट तक पे नहीं कर पाती, इससे तो वो ब्लड पुडिंग भी कूपन से लेती है। वैम्पायर बेचारे भी इंसानों में आके पैसों के चक्कर में फंस गए। रैन की मालिक मकान ने रेंट पर हाथ दिया था, इससे रैन अपने सैलून के पोस्टर्स लोगों में तकसीम कर रही थी और तभी उसे एक नोट नजर आता है तो वो भूखे शेर की तरह नोट पर झपट पड़ती है, लेकिन ये देखकर उसका दिल ही टूट जाता है कि ये नोट नकली है। हाय, ये इंसान के धोखे। वो उदासी से वापस घर जा रही थी और रास्ते में एक बिल्ली को देखकर पूछती है, तुम मेरी कस्टमर बनोगी? लेकिन बिल्ली भी उसकी सर्विस लेने को तैयार नहीं होती। तभी उसकी टक्कर हमारे हीरो ली से होती है, जिसकी खुशबू से रैन उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट डे रैन अपने सैलून में एक डिस्काउंट डील लाती है, लेकिन उसके सैलून हमारी किस्मत की तरह बंद का बंद ही रहता है। रैन को एक बार फिर ली की खुशबू आती है। ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती कि ली उसी से अपना मेकअप करवाने आता है, क्योंकि वो किसी टीवी ऑडिशन के लिए जा रहा था। रैन उसका मेकअप करने लगती है, लेकिन इससे पहले वो अपना नाक बंद कर लेती है क्योंकि उसके खून की तेज स्मेल से रैन का खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। ली की सिंगिंग से रैन को हंसी आती है और उसके नाक से कॉटन गिर जाती है, जिस वजह से ली की तेज स्मेल से उसके अंदर की वैम्पायर जाग जाती है। वो उसका खून पीने ही लगी थी कि तभी मालिक मकान वहाँ आ जाती है और वो ली से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रैन कहती है, ये मेरा कस्टमर है, लेकिन ली जब उससे मॉम कहता है तो रैन को पता चलता है कि ये मालिक मकान का बेटा है जो पिछले ही हफ्ते अमेरिका से स्टडी कंप्लीट करके वापस आया है। रैन अपनी पावर से मालिक मकान का गुस्सा कम करती है तो ली उससे काफी इम्प्रेस होता है। ली ऑडिशन के लिए चला जाता है और मालिक मकान रैन से कहती है, आइंदा तुम ली का मेकअप नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा रेंट कम लिया करूंगी। ली की मॉम ने उसे अपनी प्रॉपर्टी संभालने और बिजनेस करने के लिए अमेरिका भेजा था, लेकिन उसे एक्टर बनने का शौक था जिसके उसकी मॉम खिलाफ थी। इसलिए वो रैन को डील ऑफर करती है, मेकअप ना करो और रेंट कम दो, तो रैन मान जाती है। रैन बचर शॉप ओनर के साथ ड्रिंक कर रही थी, लेकिन ड्रिंक सिर्फ शॉप ओनर कर रही थी। ली ने तो अपना खून का ग्लास रखा हुआ था जिसमें से वो मजे से खून पी रही थी। शॉप ओनर से कहती है कि तुम खून पीना छोड़ दो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन रैन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अब वो रैन से पूछती है कि तुम्हें मैं 20 साल से जानती हूँ और तुम्हें अभी तक कोई चेंज नहीं आया, आखिर इसका राज क्या है? रैन चुप रहती है क्योंकि वो जानती थी इससे अगर मेरे वैम्पायर होने का पता चल गया तो न्यूज चैनल बनकर पूरे शहर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैला देगी। ली को ऑडिशन के दौरान भी रैन ही याद आती रहती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। वापसी पे वो रैन के पास आता है और उसे पैसे दे के कहता है, मैं पैसे देना भूलता नहीं, लेकिन उस वक्त मैं जल्दी में था। फिर वो रैन के शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारी
वजह से मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया। रैन पैसे मना करने के लिए कहने ही लगती है तो ली उसके होंठों पर हाथ रख कर चुप करवा देता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखती हो। एक्चुअली ली उसके करीब आने पर समझा था वो उसे किस करना चाहती है, जबकि वो तो उसका खून पीना चाहती थी। ली उसे किस कर लेता है, लेकिन रैन का एक बार फिर खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त उसे अपनी पास्ट फ्रेंड जिनी याद आती है, जिसकी खुशबू भी उसे अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती थी। रैन ली को पीछे करते हुए धक्का देती है, कहती है आइंदा मेरे पास मेकअप करवाने मत आना, क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम से तुम्हारा मेकअप ना करने का वादा किया है। रैन अपने घर आकर डोर लॉक कर लेती है, लेकिन ली उसके पीछे ही आ जाता है और दरवाजे के बाहर से पूछता है जो तुम सुबह मुझे किस करना चाहती थी उसका क्या मतलब था। उसकी बात सुनकर रैन उसे अंदर बुला लेती है तो ली उसे बताता है कि ये मेरी फर्स्ट किस है। तभी रैन उससे पूछती है जिनी क्या इस लड़के की बॉडी में तुम हो। ये सुनकर ली काफी हैरान होता है और कहता है मैं ली ही हूँ। रैन उसे कहती है तुम मेरे पास मत आया करो, क्योंकि मेरा खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ली उसकी बात पर हैरान परेशान था, लेकिन इससे पहले कि वो रैन से पूछता उसी वक्त बाहर लैंडलेडी दरवाजा जोर जोर से नॉक करती है तो ली अपनी मॉम से डर कर रैन से कहता है मुझे बचा लो वरना मेरी माँ मेरा खून पी जाएगी। रैन उसे अपने सीक्रेट रूम में ले जाती है और लैंडलेडी अपनी सेकंड की से घर के अंदर आती है और उनको ना पाकर चली जाती है। नेक्स्ट डे ली वार्म पैड लेकर रैन के पास आता है और इसे कहता है तुम्हारे हाथ इतने ठंडे रहते हैं इसलिए इनसे हीट दो। उधर रैन उसके जाने के बाद भी उसी के बारे में ही सोचे जा रही थी, क्योंकि उसे ली से प्यार हो गया था। लेकिन उससे लगता है ली का उनकी दोस्त जिनी के साथ कुछ तो रिश्ता है, या फिर ये जिनी का दूसरा जन्म है। वो ली के साथ जाती है ये देखने के ली की एक्टिंग स्किल्स कैसी हैं, क्योंकि अगर तो ली अच्छा एक्टर हुआ इसका मतलब वो वाकई जिनी का कुछ लगता है। लेकिन ली की फजूल एक्टिंग देखकर वो सोचती है जिनी से इसका कोई लिंक नहीं हो सकता। वापसी पर ली उससे कहता है तुम परेशान मत हो, मैं मशहूर होकर भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। और रैन उसे क्या कहती कि भाई इस एक्टिंग के साथ तुम कयामत तक मशहूर नहीं हो सकते। रैन को कुछ पोस्टर्स नजर आते हैं तो वो उन्हें फाड़ने लगती है और ये देखकर ली भी उसकी हेल्प करता है। वो उससे पूछता है जिनी कौन है तो वो बताती है कि वो एक बहुत बड़ी और फेमस सिंगर थी। इसके साथ ही उसे फ्लैशबैक आता है कि जब रैन वैम्पायर बनी थी तब जिनी उसे जानवरों का खून लाकर देती थी और रैन उसकी बहुत थैंकफुल थी कि उसकी वजह से ही वो इंसानों से दूर रही और एक खौफनाक वैम्पायर के बजाय अच्छी वैम्पायर बनकर इंसानों के साथ जिंदगी गुजार रही है। इंसान भी तो वैम्पायर्स को खून पीने वाली बला ही समझते हैं। अब के मॉडर्न वैम्पायर ऐसे नहीं है, वो इंसानों से प्यार करते हैं और उनको कोई नुकसान पहुंचाए बगैर उनके दरमियान ही रहते हैं। ली की मॉम को रैन का ID कार्ड मिलता है तो वो रैन की एज देखकर काफी हैरान होती है कि आखिर कोई इतना एजेड होकर भी इतना यंग कैसे हो सकता है। वो रैन के घर ना होने का फायदा उठाकर उसकी चीजों में घुसी हुई थी, क्योंकि वो उस जैसी हसीन और यंग बनना चाहती थी। वो रैन के रूम की तलाशी लेती है और इसके सीक्रेट रूम तक पहुंच जाती है, जहाँ से खून की बॉटल्स और सनस्क्रीन का ढेर नजर आता है, जिस पर वो काफी हैरान थी। ली रैन को अपनी दोस्त के लिए उदास देखकर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छी एक्टिंग करूंगा। वैसे मुझे तो इस बात को बिल्कुल यकीन नहीं है कि ये कभी अच्छी एक्टिंग कर पाएगा, लेकिन दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा है। रैन ली का स्क्रिप्ट देखती है तो उसका रोल एक वैम्पायर के नेबर का था। रैन उससे पूछती है कि रियल में तुम उस वैम्पायर की जगह होती तो क्या कहते। ली कहता मैं कहता कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, इससे मुझे भी अपनी जैसा बना दो। ये सुनकर रैन जज्बाती हो जाती है और दोनों किस करने लगते हैं। फिर रैन से कंट्रोल नहीं होता तो वो ली को अपने जैसे बनाने के लिए काट लेती है, लेकिन ली को काट कर उसे फौरन एहसास होता है कि उसने गलत किया है, क्योंकि अब ली मर भी सकता था। उसे याद आता है कि जिनी भी उस जैसी वैम्पायर बनना चाहती थी, लेकिन रैन के काटने के बाद उसकी मौत हो गई थी। रैन ली को लेकर फौरन हॉस्पिटल लिए निकलती है, लेकिन धूप से उसकी स्किन जलने लगती है, क्योंकि उसने सनस्क्रीन नहीं लगाई थी। उससे मजीद चला नहीं जा रहा था तो वो गिर जाती है। तभी बचर शॉप की ओनर आती है और रैन उसे रिक्वेस्ट करके ली को उसके साथ हॉस्पिटल भेज देती है। नेक्स्ट हम ली को देखते हैं जो ठीक हो गया था और वो सोचता है क्या मैं वैम्पायर बन गया हूँ, लेकिन जब वो धूप में जाता है उसकी स्किन को कुछ नहीं होता, यानी वो वैम्पायर नहीं बना था। ली रैन से मिलने जाता है तो रैन उससे सॉरी कहती है। ली उससे पूछता है तुम कब से वैम्पायर हो। रैन कहती है 500 साल से। ली कहता है यानी तुम मेरे से 480 साल बड़ी हो। रैन कहती है मैं तुमसे 499 साल बड़ी हूँ, क्योंकि जब मैं वैम्पायर बनी उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी। उसी वक्त ली की मॉम वहाँ आ जाती है और वो उन दोनों की बातें सुन चुकी थी। इससे रैन से कहती है मुझे भी अपने जैसा यंग बना दो। रैन कहती है ये बहुत तकलीफ दे है, इससे ये जिद छोड़ दो। तभी ली अपनी मॉम से कहता है प्लीज रैन को यहाँ से मत निकालना, वैम्पायर का वैम्पायर होने में कोई कसूर
नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेचारे सारी जिंदगी अकेले रहते हैं और उनसे बात कोई नहीं करना चाहता। ली की मिन्नत पर उसकी मॉम कहती है मैं इसे कहीं नहीं निकाल रही। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब रान धूप की वजह से रोड पर ही गिरकर बेहोश हो गई थी, तभी ली की मॉम उसे उठाकर घर लाई थी। ये देख कर के घर आते ही रान की स्किन ठीक हो गई थी। वो रान से कहती है मुझे भी अपना जैसे बना दो। रान कहती है ये बहुत मुश्किल है, हमेशा के लिए जिंदा रहना और अपने प्यारों को मरते देखना। अपने प्यारों के मरने के बाद वैम्पायर अकेला रह जाता है तो वो चाहकर भी मर नहीं पाता और सारी जिंदगी अकेलेपन का अजाब झेलता है। आंटी को रान की कोई बात समझ नहीं आती, उनको बस ये नजर आता है कि रान यंग और ब्यूटीफुल है तो वो भी वैम्पायर बनकर ऐसी ही बन जाएंगी। सच है, औरतों का खुद को खूबसूरत और यंग रखने का क्रेज उनसे कुछ भी करवा सकता है। आंटी रान को रिश्वत भी देती हैं कि मैं तुम्हारा रेंट बिल्कुल कम कर दूंगी, बस मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। रान कहती है मेरा ही नहीं बचर शॉप वाली का और बाकी सबका रेंट भी कम करना होगा। तो ये सुनकर आंटी चुप हो जाती हैं। भाई जाहिर है वैम्पायर बन के भी पैसे की जरूरत तो पड़ेगी और सबके रेंट्स कम कर दिए तो पैसा कहाँ से आएगा। इससे आंटी रान से कताई मांगती है कि मैं तुम्हें सोच के जवाब दूंगी। ली अपनी मॉम के जाने के बाद रान से पूछता है तुम मुझे पसंद करती हो ना, लेकिन रान नहीं मानती। रान कहती है तुम में से मुझे जिन्नी की खुशबू आती है और कोई वजह नहीं है, लेकिन ली भी उससे कन्फेस करवा कर सांस लेता है। नेक्स्ट हम ली को रान के सैलून के पोस्टर्स लोगों को देते देखते हैं और उसके गिर्द गर्ल्स ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं जैसे शहद की मक्खियाँ शहद के गिर्द होती हैं। ली के साथ लड़कियों को देखकर रान जेलस होती है और उसका बाजू पकड़ कर वहाँ से ले आती है। रान ली की जान बचाने के लिए बचर शॉप ओनर को थैंक्स कहने जाती है और जब वो वहाँ से चली जाती है उसी वक्त एक लड़की वहाँ आती है और शॉप ओनर से पूछती है ये लड़की कौन थी। शॉप ओनर बताती है कि ये मेरी दोस्त थी। हम देखते हैं ये लड़की जिन्नी थी, यानी जिन्नी मरी ही नहीं थी, शायद वो वैम्पायर बन गई थी, लेकिन रान ये बात नहीं जानती। यहीं पर हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।